सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 का जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 6 पार्ट पढ़ाए हैं, तो आप इसी चैनल पर जाके उन 6 पार्ट के वीडियो को देख सकते हो। तो पढ़ते हैं इस पार्ट को। पार्ट का नाम है कला। तो देखो, इस पाठ के अंतर्गत आपको जो भारत में जो कला हुई है, कला के संबंधित जो भी विकास हुआ है, जैसे कि है ना मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, इसके साथ में जो कुछ है ना नाटक है ना, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि भारत के संदर्भ में भी रहेगा और साथ में राजस्थान के संदर्भ में भी रहेगा। यानी पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस किस तरह से कलाओं का विकास हुआ, है ना, कौन सा ऐसा समय था जिसमें कला का विकास ज़्यादा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। भारत कलाओं का स्वर्ग। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है भारत कलाओं का स्वर्ग। तो प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति एवं विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अक्षुण्ण यानी जिसको नष्ट ना किया जा सके, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति एवं विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कला का प्रादुर्भाव मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ, अर्थात भारतीय कलाओं का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। देखो, भारत में जो भी कला हुआ, यानी कि मानव ने जब से जन्म लिया है, मानव का विकास जब से शुरू हुआ है, तो तभी से कला का विकास प्रारंभ हो गया, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो, ठीक है। जैसे कि जो आदि मानव थे वो पत्थरों पे कुछ डिजाइन बनाते थे, कुछ लिखते थे, हालांकि उनकी है ना जो लिपि है अपन अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो वहाँ पर लिखते थे। तो ये सौंदर्य भावना है, ये अभिव्यक्ति है जो मानव के विकास से ही शुरू हो गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय कला का जो इतिहास है वो अत्यंत प्राचीन रहा है। भारतीय कला संस्कृति व संस्कार प्रधान है। वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। भारतीय कला शाश्वत सत्य का प्रतीक है। शाश्वत यानी कि जब से मानव का विकास हुआ है तब से ही ये कला चलती आ रही है, और फिर उसमें कई रूप बदलते गए हैं, है ना, और विकसित होती गई है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना उसे उसमें नित्य नवीनता दिखती है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि सत्य ही हमेशा और सुंदर है, यानी शिव ही हमेशा सुंदर है। सत्य और शिव और सुंदर, तो ये दोनों ही हमेशा सत्य रहेंगे, सुंदर रहेंगे, और है ना, और हमेशा की हमेशा ये क्या रहेंगे, सनातन रहेंगे। भारतीय कलाएं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने का मुख्य माध्यम भी है। तो हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ठीक है, हमारे संस्कृति में, हमारे राष्ट्र के अंदर जो भी सांस्कृतिक भावना है वो किसके जरिए झलकती है, कला के जरिए। मान लो हमारे भारत में जिस तरह का रहन सहन है, जिस तरह का ओढ़ावा है, जिस तरह का पहनावा है, जिस तरह का खान पान है, वो सारी हमारी यहाँ की चित्रकला के अंदर, हमारे नाटक में, हमारे गीत में, हमारे संगीत में, वो सभी चीज़ें यहाँ के जो है कलाओं के अंदर झलकता है। अब इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप विभिन्न कलाओं को जान सकेंगे, भारतीय एवं राजस्थानी चित्रकला को समझेंगे व वर्णन कर सकेंगे, प्रमुख चित्रकारों से परिचित हो सकेंगे, भारतीय एवं राजस्थानी स्थापत्य कलाओं, विभिन्न मंदिरों, भवनों, राजप्रसादों एवं कलाओं से अवगत होंगे, भारतीय एवं राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत व नाटक को समझ सकेंगे, भारतीय संस्कृति एवं विरासत में कलाओं के योगदान को पहचान सकेंगे कि भारतीय जो संस्कृति है और विरासत है, क्योंकि हमने पिछले पाठों में भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें कलाओं का क्या योगदान रहा है। भारत में कला का विकास। अब हम देखते हैं कि भारत में कला का विकास कब से हुआ। भारत में कलाओं का आरंभ एवं विकास प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। इस समय में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, नाटक इत्यादि कलाओं का विकास अत्यधिक हुआ। यानी कि भारत में जो कलाओं का विकास है वो प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है, ठीक है। और इसी समय में क्या हुआ, चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य कला, नाटक है इत्यादि कलाओं का अत्यधिक विकास हुआ। भारत की विविध कलाएं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। कलाओं के क्षेत्र में भारत का अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारत की विविध कलाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। तो अब जो भारत की विभिन्न कलाएं हैं, जैसे कि चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य कला है, नाटक है, आदि जो कलाएं हैं जिनका विकास भारत में हुआ है, उसको हम अब एक बिंदुवार हम पढ़ेंगे। अलग अलग टॉपिक के अंदर अलग अलग बिंदुओं में हम इनका जो विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला है भारतीय चित्रकला। तो हम चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला का विकास कब से हुआ, कैसे हुआ और किस किस रूपों में हमें चित्रकला मिलती है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। पाषाण काल में मानव ने गुहा चित्रण करना शुरू किया। पाषाण काल का मतलब होता है
जब मानव ने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया था। ठीक है, तो उस समय जो मानव है उन्होंने गुहाओं यानी कि गुफाओं के अंदर, तो गुफाओं के अंदर उन्होंने चित्रण करना शुरू किया। तो आप देखोगे कि जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं, उस गुफाओं के अंदर 19 गुफाओं जो है 19 या 29 गुफाएं के आसपास है वहाँ पर, है ना। उन गुफाओं के अंदर क्या है कि अनेक तरह के चित्र की आकृति दर्शाई गई है, अनेक तरह के चित्र वहाँ बनाए गए हैं। तो पाषाण काल के अंदर जो पत्थर का समय था, जब लोग मानव जो है पत्थरों का ही उपयोग अपने जीवन में ज़्यादा करते थे, हथियार के रूप में, अन्य किसी कार्य में, तो उस समय पत्थरों के ऊपर, है ना, अलग तरह के चित्र बनाए गए, पत्थरों से कुरेद कर चित्र बनाए गए। ठीक है, तो उसी समय से शुरू हुआ। तो महाराष्ट्र के होशंगाबाद व मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में मानव द्वारा चित्रण के प्रमाण मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के होशंगाबाद व मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र की गुफाओं में मानव द्वारा चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव समूह, पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकारी में प्राचीन काल से आज तक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। तो भारतीय जो भी चित्रकला है उसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक जो एक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उसमें समानता मिलती है। प्राचीन और मध्यकाल में चित्रकला का मुख्य विषय धार्मिक भावना से प्रेरित था। देखो, प्राचीन काल और मध्यकाल में अधिकतर लोगों की भावना कैसी धार्मिक थी, देवताओं की पूजा करना, पूजा पाठ करना, है ना, यज्ञ वगैरह करवाना, इन्हीं में ही उनका ज़्यादा रुचि थी। तो इनमें उनकी रुचि थी, तो उनके चित्रकारी में, उनके कला में भी क्या आया, यही चीज़ें ज़्यादा उसमें दिखी। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में जो चित्रकला का मुख्य विषय क्या रहा है, धार्मिक भावनाएं रही है। किंतु आधुनिक काल में यह विविध मुखी हो गई। लेकिन आधुनिक काल अगर हम देखें तो उसमें क्या हुआ कि ये जो चित्रकला है विविध मुखी होगी। आज अलग अलग तरह की पेंटिंगें वगैरह, चित्रकला वगैरह चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा से भारतीय चित्रकला की विरासत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत में चित्रकला, ख है मध्यकालीन भारत में चित्रकला, और ग है आधुनिक भारत में चित्रकला। तो आपको यह प्रश्न पूछे कि भारतीय चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अब ये पहला हम देखेंगे प्राचीन भारत में चित्रकला व उसकी विशिष्टताएं। तो प्राचीन भारत में चित्रकला के संबंध में क्या क्या विशेषताएं रही है वो हम देखेंगे कि भारत में हजारों वर्ष पहले चित्रकला का विकास हो चुका था। देखो, भारत में हजारों वर्ष से पहले क्या हो गया, चित्रकला का विकास हुआ। पाषाण काल में मानव ने गुफा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया। तो पाषाण काल जब पत्थरों का समय था, जब मानव पत्थरों का उपयोग करता था, उस समय में जो मानव ने गुफा चित्रण यानी गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया था, जिसके प्रमाण होशंगाबाद व भीमबेटका में मिलता था। आपको ये नाम याद रखने हैं कि पाषाण काल में गुफाओं में जो चित्रण होता था उसके प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं, जो महाराष्ट्र में होशंगाबाद है, ठीक है, वहाँ पर, और भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर मिलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष, एक सींग वाला पशु, वृक्षभ, गेंडा, बाघ, हिरण, हाथी आदि का अंकन विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती है। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता हुई है, ठीक है, तो इस सभ्यता के अंतर्गत जो मोहरे थी उस समय, जो वो सिंधु सभ्यता के लोग जिन मोहरों का उपयोग करते थे, ये भी हमारी प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, उस समय उनके चित्रों, उनके मोहरों में मनुष्य है, पशु पक्षी है, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा है ना, वृक्षभ है ना, बाघ है, हिरण है, आदि कई चित्र वहाँ पर अंकित मिले हैं। मोहनजोदाड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर नावों के चित्र, 2 बाघों से लड़ते हुए मानव की चित्रकारियाँ मिली है। बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटका में वर्णित प्रासादों यानी कि महल, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है विनय पिटका, उसमें वर्णित प्रासादों, भवनों पर चित्रित आकृतियों का वर्णन मिलता है। अब है गुप्तकाल 3वीं से 6वीं सदी ईस्वी में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। देखो, गुप्त काल के अंतर्गत जो चित्रकला है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। यानी गुप्त काल को एक तरह से देखा जाए तो गुप्त काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। फिर उस समय जो राजा है उन्होंने चित्रकला जो कला है ना, स्थापत्य कला का हो चाहे चित्रकला का हो, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है ना, और उसमें उन कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उन्होंने दिया। तो उस समय बहुत ज़्यादा चित्रकलाएँ है, चित्र के यानी कला के क्षेत्र में उस समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो गुप्त काल को हम चित्रकला का या कला के क्षेत्र का स्वर्णिम युग भी कह सकते हैं। इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के समीप स्थित बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। तो देखो, आपको ये याद रखना है, प्राचीन काल की जो चित्र है पाषाणकालीन है, उनके उदाहरण कहाँ मिले हैं, यानी उनके चित्र कहाँ मिले हैं, और गुप्त काल के चित्र हमें कहाँ मिले हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद
में स्थित अजंता और मध्य प्रदेश में ग्वालियर की समीप स्थित बाघ की गुफाओं में मिले। तो ये बाघ की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर है। अजंता में 29 गुफाओं के चित्र 29 गुफाओं में चित्र बने। तो मैंने बताया था कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, उनमें ये चित्र मिले हैं। तो अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने हैं। इनमें बौद्ध धर्म, बुद्ध तथा बोधिसत्वों का चित्रण भी मिलता है। तो इन गुफाओं में क्या है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित यानी महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ चित्र हैं, है ना, वो वहाँ पर मिले हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 के चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। तो देखो, अजंता की गुफा नंबर 16 में कौन सा चित्र मिला है? मरणासन राजकुमारी। अगर आपने चित्रकला विषय ले रखा है तो चित्रकला विषय के अंतर्गत भी इन गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों में जो प्रसिद्ध चित्र है उनका वर्णन वहाँ पर किया गया है। ये पति के विरह में शरीर त्यागती हुई राजकुमारी है। तो ये मरणासन राजकुमारी कौन है? जो गुफा नंबर 16 में मिला है। कहाँ मिला है? अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पर है। तो ये पति के विरह में शरीर त्यागती हुई राजकुमारी है। कौन? मरणासन राजकुमारी। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं, इसीलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। तो 17वीं गुफा के अंदर अलग अलग तरह के विविध प्रकार के चित्र मिलते हैं, इसीलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। इसमें अधिकतर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग एवं महापरिवार की घटना से संबंधित है। देखो, इसमें जो अधिकतर चित्र मिले हैं ना औरंगाबाद की गुफाओं में, उसमें क्या है? बुद्ध के जन्म के, कि बुद्ध ने जन्म लिया तो उससे संबंधित कोई चित्र बना दिया। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हो, है ना, तो आपने देखा होगा मंदिर में, मान लो आप श्री कृष्ण के मंदिर में गए, तो मंदिर की दीवारों के ऊपर श्री कृष्ण से की लीलाओं से संबंधित कई चित्र बने हुए होते हैं, है ना। आप श्री राम के मंदिर में गए तो उनमें राम की लीलाओं से संबंधित कई चित्र बने हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे चित्र वहाँ भी बना रखे। तो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित कई चित्र वहाँ पर बने हुए हैं, है ना। गृह त्याग, भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, उन्होंने 30 वर्ष की 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया, उसके संबंधित चित्र है। महापरिनिर्वाण यानी उनको कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक है, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे संबंधित चित्र वहाँ पर बने हुए है। गुप्तकालीन बाघ की गुफाओं के चित्र अजंता से भिन्न है, लेकिन गुप्तकाल में जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। तो उनके जो चित्र है वो अजंता की गुफा से थोड़े भिन्न है, क्योंकि अजंता की गुफा में तो महात्मा बुद्ध से संबंधित अधिकतर चित्र बनाए गए हैं। अजंता का चित्रों का विषय धार्मिकता, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध जो है बुद्धों के जो है वो धार्मिक जो है वो देवता हैं, तो उनके जो चित्र हैं वो धार्मिक चित्र हैं। जबकि बाकी गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जो लोगों में जो जीवन है ना, जो हम जैसे हम जीते हैं, तो उनसे संबंधित चित्र वहाँ पर बनाए गए हैं। किसमें? बाकी गुफाओं में। बाकी गुफाओं के चित्रों में सम्राट की राशि वेशभूषा, स्त्री समूह में एक स्त्री वीणा बजाते हुए, हाथी घोड़ों पर सवार स्त्री पुरुषों की यात्रा, केश विन्यास, वेशभूषा आदि का अंकन बड़ी कुशलता से किया गया है। तो अब देखो, राशि वेशभूषा, सम्राट की जो राशि वेशभूषा कैसी है, सम्राट किस तरह से उसमें, है ना, जो अपना कपड़े वगैरह पहनते थे, है ना। स्त्री जो समूह है उनका वीणा बजाते हुए बताया गया है। हाथी घोड़ों पर सवार स्त्रियों पुरुषों की यात्रा बताई गई है। केश विन्यास यानी कि बालों का संवारना, ठीक है, वेशभूषा किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये सब भी क्या है? लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे समाज से, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे चित्र बाघ की गुफाओं में बनाए गए हैं। जबकि महात्मा बुद्ध की गुफाओं का विषय क्या है? जो धार्मिक रहा है। 6ठी शताब्दी के सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ वात्स्यायनकृत कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख है। तो जो 6ठी शताब्दी के अंदर 600 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तो उस समय सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ कौन सा था? वात्स्यायनकृत कामसूत्र। तो वात्स्यायन द्वारा लिखित यानी रचना की गई है। वात्स्यायन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? कामसूत्र। तो वात्स्यायन द्वारा लिखित जो कामसूत्र है उसमें 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख है। 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक अध्याय चित्रकला पर है, जिसका नाम चित्रसूत्र है। इसमें चित्रकला के 6 अंगों, आकृतियों की विभिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव आदि का उल्लेख मिलता है। बादामी कर्नाटक की गुफा संख्या 3, कांचीपुरम के मंदिरों, सीतांचल तमिलनाडु की जैन गुफाओं में प्राचीन चित्रकारियाँ मिलती हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। बादामी कहाँ पर है? कर्नाटक की है, उसकी गुफा नंबर 3। कांचीपुरम के मंदिरों, ठीक है, सीतावसल जो तमिलनाडु की जैन गुफाएं है उसमें प्राचीन चित्रकारियाँ मिलती हैं। अब है मध्यकाल में चित्रकला।
तो मध्यकाल में चित्रकला किस तरह से रही है, उसमें कैसे विकास हो, तो प्राचीन काल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो प्राचीन काल के अंदर जो हमारे है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है ना अजंता की गुफाएं हैं, है ना, होशंगाबाद की गुफाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं हैं, है ना, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन भारत में चित्रकला आज से लगभग 1000 वर्ष पहले यानी 9 से 10वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पूर्वी भारतीय प्रदेशों में पाल वंशीय शासकों ने संरक्षण में नई प्रकार की चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखो, पूर्वी राज्य, अगर हम भारत को देखें तो भारत के जो पूर्वी राज्य है, उन पूर्वी राज्यों के अंदर जो बंगाल है, बिहार है ना, ये बिहार वगैरह है, उड़ीसा वगैरह आदि जो पूर्वी राज्य है, उनमें पाल वंशीय शासक यानी पाल वंश के जो राजवंश हुए हैं, पाल वंशीय शासक हुए हैं, उनके संरक्षण में नई प्रकार की चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत हुई, जिसे सूक्ष्म चित्रण कहा जाता है। चित्रयुक्त पांडुलिपियां व्यापारियों की प्रार्थना पर तैयार कर मंदिरों एवं मठों में दान कर दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत काल में यानी कि 1206 से 1525 दिल्ली सल्तनत काल शुरू हो गया था, उसमें मुगल, बाबर वगैरह, अकबर वगैरह ये सभी आए थे। ठीक है, तो इस काल में शाही महलों, अंतपुरों एवं मस्जिदों में भित्ति चित्रों की जानकारी मिलती। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर बने हुए चित्र। इसमें फूल, पत्तों, पौधों का चित्रण प्रमुख है। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी के काल में चित्रकला का विकास हुआ, जिन पर अरबी प्रभाव था। चित्रकला इस्लाम में वर्जित होने के कारण सुल्तान, मुसलमान, अमीर और जनसाधारण उससे दूर रहते थे। देखो, चित्रकला में क्या है, इस्लाम धर्म में चित्रकला, ये कला संबंधी चीज़ों से वो दूर रहते हैं, है ना, उनसे धर्म में ये चीज़ें लिखी हुई है कि आपको कला से दूर रहना है। ठीक है, तो इसकी वजह से सुल्तान, मुसलमान, अमीर और जनसाधारण हैं जो मुस्लिम इस्लाम धर्म के थे, वो इस चीज़ से दूर रहे। किंतु मुगल बादशाहों ने अपने दरबार में चित्रकला और चित्रकार और चित्रकला को संरक्षण दिया। लेकिन जो मुगल बादशाह आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में चित्रकार, जो भी चित्रकार थे उनको और चित्रकला को क्या दिया, संरक्षण दिया। मुगल चित्रशाला में प्रथम महत्वपूर्ण चित्र है हमजा नामा। देखो, ये हमजा नामा याद रखना है कि मुगल चित्रशाला में प्रथम महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है, हमजा नामा। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, मनोहर, विशनदास, केशव, मुकुंद आदि थे। तो ये मुगल कालीन चित्रकारों के नाम हैं, जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। मुगल कालीन चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु एवं विशेषताएं आकृति चित्र, बाबरनामा के चित्र यानी जो बाबर हुए हैं, है ना, जो अकबर के दादा थे, ठीक है, उनसे संबंधित चित्र, दरबारी चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। 16वीं शताब्दी के मध्य अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा के मुस्लिम सुल्तानों ने अपने राज दरबारों में चित्रकारी को संरक्षण दिया। अकबर के शासन से पूर्व तक चित्रकला की पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, उत्तर भारतीय शैली तथा मांडू शैली प्रचलित थी। तो देखो, अकबर का शासन आया उससे पहले ये कुछ चित्रकला की कुछ शैलियाँ हैं, जैसे में है पाल शैली है, पश्चिमी भारतीय शैली है, उत्तर भारतीय शैली है तथा मांडू शैली, ये अधिक प्रचलित रही। प्रारंभिक सल्तनत काल में पश्चिमी भारत में जैन समुदाय द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। जैन छात्रों की पांडुलिपियां मंदिर के पुस्तकालय के उपहार स्वरूप दे दी गई। देखो, प्रारंभिक सल्तनत काल में पश्चिमी भारत में जैन समुदाय द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन शास्त्रों की पांडुलिपियां मंदिर के पुस्तकालय को उपहार रूप में दे दी गई। तो देखो, जैन शास्त्र में जो पांडुलिपियां थी, देखो पांडुलिपि क्या होती है, ताड़ के पत्रों पर जो लिखी जाती थी। उस समय जो कागज का इस्तेमाल कम किया जाता था, यानी कागज उस समय नहीं था, तो पांडुलिपियां जो ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते थे, छाल होती थी, उस छाल के ऊपर वो लिखते थे। इन पांडुलिपियों में जैन तीर्थकर के जीवन और कृत्यों को दर्शाया गया है। तो इन पांडुलिपियों में क्या बताया गया है, जैन तीर्थकर जो थे, जैन के जो तीर्थकर रहे हैं, तीर्थकर का मतलब होता है जो उनके जो महात्मा रहे हैं, है ना, उनके जो धर्म गुरु रहे हैं, है ना, उनके ही जीवन और कृत्यों को दर्शाया गया कि उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने किया, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कृत्य उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किया, उनसे संबंधित इन पांडुलिपियों में बताया गया है। मुगल काल में क्षेत्रीय चित्रशैलियाँ कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गढ़वाल, बिलासपुर, जम्मू आदि में विकसित हुई। इस काल में राजस्थानी चित्रकला भी महत्वपूर्ण थी, जिसका वर्णन इसी अध्याय में अलग से किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान युग विज्ञान में प्रौद्योगिकी का है। देखो, आज का युग क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आजकल तो हम
जो है अपने कंप्यूटर है, प्रिंटर है, उससे भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं चित्रकला का अलग अलग। और उस समय तो हाथ से बनाया जाता था, ठीक है। और चित्रकला की तकनीक भी बहुत विकसित हो गई है, कंप्यूटर द्वारा आसानी से चित्र बनाए जा सकते हैं। परंतु कुछ समय पूर्व ऐसा नहीं था। पूर्व में एक ही चित्र को बनाने में सजीवता लाने में कई दिन लग जाते थे, क्योंकि वो हाथ से बनाते थे, है ना। तो एक ही चित्र बनाने में उनको कई दिन लग जाते थे। ये उस जमाने के चित्रकारों की कलाकृति कौशलों को प्रकट करती हैं। अब है आधुनिक भारत में चित्रकला का विकास। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में चित्रकला अर्ध पाश्चात्य स्थानीय शैलियों पर आधारित थी। अर्ध पाश्चात्य मतलब कुछ तो भारतीय शैली का प्रभाव था, और कुछ जो हमारे देखो 19वीं सदी के आसपास हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भी आए थे। 18वीं 19वीं सदी में, है ना, 1857 के आसपास अंग्रेजों का हमारे भारत में जो प्रवेश हो चुका था अच्छी खासी, ठीक है। यानी 1813 14 के आसपास अच्छी खासी अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर अधिकार कर लिया था, है ना। तो ये क्या है कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब होता है 18वीं सदी के अंत तक, है ना, और 19वीं सदी के आरंभ में, ठीक है। यानी 1800 का जो सन चल रहा है और 1900 का जो सन चल रहा था उस दौरान, तो जो अर्ध पाश्चात्य यानी कि कुछ तो भारतीय शैलियों का प्रभाव रहा, और फिर अंग्रेज आ गए, है ना, जो यूरोपियन आए उनकी शैलियों का भी प्रभाव यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था, जिसे ब्रिटिश निवासियों और ब्रिटिश आगंतुकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो किसने किया, अभी बताया ना मैंने, ब्रिटिश निवासियों यानी कि जो अंग्रेज आए, तो ब्रिटिश निवासियों और ब्रिटिश आगंतुकों ने आगे आने वाले ने उनको, उन चित्रकारों को, उन चित्र शैलियों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल में चित्रों की विषय वस्तु भारतीय सामाजिक जीवन, लोकप्रिय पर्व और मुगल कालीन स्मारकों पर आधारित होती थी। सर्वोत्तम चित्रकला के उदाहरण, सर्वोत्तम अगर हम देखें अच्छे से अच्छी चित्रकला का उदाहरण उस समय क्या था आधुनिक काल में, तो लेडी इम्पे के लिए शेख जियाउद्दीन के पक्षी अध्ययन, विलियम फ्रेज और कर्नल स्किनर के लिए गुलाम अनोखा के प्रतिकृति चित्र है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास आदि प्रमुख भारतीय शहरों में यूरोपीय मॉडल पर कला स्कूल स्थापित हुए। तो यूरोपीय मॉडल पर, यूरोप में जिस तरह के मॉडल स्कूल थे उसी के आधार पर जो भारत के अंदर है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में जो है ना कला स्कूल का निर्माण हुआ। यानी कि चित्रकला की जो आर्ट स्कूल होती है, आर्ट यानी कला संबंधी स्कूल का निर्माण हुआ। उसके अंदर सिर्फ चित्रकला से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती थी, कला से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती थी। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास केरल से प्रारंभ होता है। अब आपको ध्यान रखना है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, केरल से। केरल में त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ, केरल से। और किसको माना जाता है चित्रकला का जनक, तो हम बता सकते हैं कि रवि वर्मा को। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को हुआ। भारत में राजा महाराजा एवं ब्रिटिश शासक रवि वर्मा के चित्र बनाने के लिए लालायित रहते थे। तो भारत में जो भी राजा महाराजा है, ब्रिटिश शासक है, वो रवि वर्मा से चित्र बनाने के लिए क्या रहते थे, लालायित। उन्होंने भारतीय साहित्य व संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। तो उस समय जो भारतीय साहित्य में जो चीज़ें थे, भारतीय संस्कृति में जो पात्र थे, है ना, उनका उन्होंने अपने चित्र में वर्णन किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता महाकाव्यों व धर्म ग्रंथों पर बनाए चित्र है। तो उन्होंने किस पर चित्र बनाए ज़्यादा, भारतीय जो महाकाव्य है, धर्म ग्रंथ है भारत में, उसके ऊपर भी उन्होंने चित्र बनाए। तो महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, धार्मिक जो भी ग्रंथ है भारत के, ना, उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया, चित्र बनाए। उन्होंने उनके द्वारा बनाए प्रसिद्ध चित्र है अर्जुन व सुभद्रा, शकुंतला, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी का सत्वहरण आदि। राजस्थान के पूर्व मेवाड़ रियासत के महाराणा ने रवि वर्मा को उदयपुर में आमंत्रित कर अपने पूर्वजों के चित्र बनवाए। देखो जो राजस्थान में भी क्या हुआ, राजस्थान के पूर्व जो मेवाड़ रियासत है ना, मेवाड़ रियासत के जो महाराणा उन्होंने भी रवि वर्मा को आमंत्रित किया। उन्होंने उदयपुर बुलाया और उनको उदयपुर बुलवा के उनके जो पूर्वज थे उनके चित्र बनाने के लिए उनको कहा, जिससे महाराणा प्रताप का चित्र प्रमुख है। जिसमें किसका प्रमुख है चित्र, महाराणा प्रताप का। आधुनिक काल में बंगाल चित्रशैली शांति निकेतन में विकसित हुई। तो देखो आधुनिक काल में जो बंगाल चित्रशैली है वो किस में विकसित हुई, शांति निकेतन में विकसित हुई, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के कला भवन की स्थापना की। तो वहाँ पर क्या किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर की जो कला भवन है उसकी स्थापना की गई। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर है, अरविंद नाथ ठाकुर है ना, E.V. हेवल है, A.K. स्वामी है, नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी आदि प्रमुख थे। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय परितोष सेन, N. मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता आदि के नेतृत्व में कलकत्ता में चित्रकारों ने एक नया वर्ग बनाया,
देव प्रसाद राय चौधरी तथा के.एम. पणिक्कर के संरक्षण में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था एक महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में उभरी। आधुनिक भारतीय चित्रकला में अन्य प्रमुख चित्रकारों ने अपनी पहचान बनाई, जैसे वैभव मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण सभा, मंजीत बाबा, के.जी. सुब्रमण्यम, जालेदान आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार भारतवर्ष में प्राचीन काल में आधुनिक काल तक विभिन्न चित्रकारियाँ व चित्रकला हमारी विरासत है। तो देखो, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न चित्रकारियाँ व चित्रकार हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो इन्हें हमें क्या देना चाहिए? हमें इनको संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के चित्रकार हुए। तो आपको क्या करना है, जो विभिन्न प्रकार के चित्रकार हुए हैं, है ना, उन चित्रकारों के नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। आपको इन चित्रकारों को नाम याद रखने हैं। और भारतीय चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कला को कितने भागों में बांटा, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ही आपको पाठों के जो प्रश्न हैं उसके आंसर देने हैं, है ना। तो हालांकि बीच बीच में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या और कहाँ कहाँ पर ऐसे चित्रकार हुए हैं। चलो, अब हमें ये जो प्रश्न है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उससे संबंधित है। कि पहला प्रश्न है, मानव चित्रण के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि मानव जो चित्र है ना, मानव चित्रण के जो प्राचीनतम अवशेष है वो होशंगाबाद व भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ प्रासादों और भवनों पर चित्रित आकृतियों का उल्लेख करता है? तो हमने भी विनय पट्टिका पढ़ा था कि विनय पट्टिका जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें जो है बौद्ध ग्रंथ है उनके प्रसादों और भवनों पर चित्रित आकृतियों का उल्लेख करता है। तीसरा प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी के मुख्य विषय वस्तु को बताइए। तो अजंता की चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला थी उसमें, कि उसमें बौद्ध धर्म है उससे संबंधित ही चित्रकला उसमें बनाई गई थी, यानी धार्मिक चित्रकला से संबंधित वो थी। प्रश्न संख्या 4 है, चित्र सूत्र क्या है, इसमें क्या उल्लेख है? तो चित्र सूत्र क्या है? तो हमने पढ़ा था कि 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मेत्र पुराण का एक अध्याय चित्रकला पर है। तो देखो, 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मेत्र पुराण का जो एक अध्याय है वो चित्रकला पर है, जिसका नाम है चित्रसूत्र है। प्रश्न संख्या 4 है, मुगल कालीन चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो मुगल कालीन चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो हमने देखा कि आकृति के चित्र उन्होंने बनाए, बाबा नामा के चित्र है, दरबारी चित्र है, पशु पक्षियों के चित्र है। तो ये मुगल कालीन चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु थी। प्रश्न संख्या 6 है, केरल त्रावणकोर के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो जो केरल त्रावणकोर के प्रसिद्ध चित्रकार है वो क्या है? रवि वर्मा। हमने अभी पढ़ा है, रवि वर्मा है जो भारत में चित्रकला के जनक भी कहलाते हैं। और सबसे पहले चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ था भारत में? आधुनिक काल में केरल में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल चित्रशैली के 2 चित्रकारों के नाम बताइए। तो बंगाल चित्रशैली के 2 चित्रकार है वो है अरविंद नाथ ठाकुर व नंदलाल बोस। तो इस तरह से आप उनके नाम याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे कि भारत में प्रस्तुत कलाएं, है ना, भारत में प्रस्तुति कलाएं, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाएं। कि भारत में कुछ प्रस्तुति जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे संगीत को हम प्रस्तुत करते हैं, नृत्य है, नाटक है, इनको हम प्रस्तुत करते हैं, इससे संबंधित और कुछ लोक कलाएं होती है जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, वो भारत में किस तरह से हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपने भारतीय चित्रकला के बारे में पढ़ा व याद भी कर लिया होगा। अब हम प्रस्तुति कलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक मंच तथा कठपुतली इत्यादि प्रस्तुति कलाएं देखने को मिलती हैं। हमारा भारतवर्ष समृद्ध संस्कृति तथा विरासत से संपन्न देश है। हमारी सभ्यता के आरंभ से ही संगीत, नृत्य, नाटक हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। प्रारंभिक दौर में ये कला के अंग धर्म और समाज सुधारक आंदोलन को प्रसारित करने का माध्यम थे, जिसको लोकप्रिय बनाने के लिए संगीत व नृत्य को समाविष्ट किया गया था। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक काल में जो भी हमारे जो लोकप्रिय संगीत थे और नृत्य थे वो उनको हमें समाविष्ट किया गया। तो जो भारत में जो कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए, तो समाज सुधार आंदोलन हुए, भारत में कुछ समाज को सुधारने के लिए कुछ आंदोलन किए गए, उनको भी इन लोक कलाओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ नृत्य के माध्यम से, कुछ नाटक के माध्यम से, है ना, लोगों को जागरूक किया गया। तो आज भी होता है ना, आज भी अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे नाटक वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी फिल्में वगैरह आती है जो कि समाज को सुधारने के लिए होती है ना, समाज में कोई शिक्षा को
है ना प्रसारित करती है। यानी कोई भी ऐसी घटना होती है जो है ना हमारी कुरीतियाँ है, कुछ कुरीतियों को विरुद्ध भी कुछ नाटक है, कुछ लोक कथाएँ है वो बनाई जाती है और उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आ पाए। प्रस्तुति कलाओं या निष्पादन कलाओं की अवधारणा। कला क्या है? मानव मस्तिष्क का एक सौंदर्य विशेषताओं को प्रकट करना कला है। देखो कला क्या कहते हैं? मानव के मस्तिष्क में कुछ सुंदरता के कुछ विचार उत्पन्न होते हैं ना, मानव के मस्तिष्क में कुछ सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। उन्हीं विचारों को क्या करता है, एक कागज पर उकेर देता है ना, या किसी दीवार पर उकेरता है, कहीं पर भी उन विचारों को, उन सुंदर विचारों को, उन सुंदर आकृतियों को जो उसके दिमाग में पनप रहे हैं है ना, उनको वो प्रस्तुत करता है। वही क्या है? कला है। तो हम एक परिभाषा रूप में देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का सौंदर्य विशेषताओं को प्रकट करना कला है। विभिन्न मानवीय भावनाएं रस मानी जाती है। कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है। वे अपनी भावनाओं को गायक, नृत्य, रेखाचित्र, चित्रकला, अभिनय व मूर्ति कला के माध्यम से व्यक्त करता है। भारत में निष्पादित कलाओं के सर्वत्र व्याप्त विभिन्न पहलू असंख्य पर्वों समारोह में रंग व आनंद भर देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे असंख्य जो कलाएं, हमारे असंख्य जो त्योहार है, पर्व है, समारोह है, उनको उनसे संबंधित भी हम चित्र बनाते हैं और लोगों में अपनी विरासत की प्रति विश्वास की अनुभूति होती है। ये पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है। ये अतीत व वर्तमान के मध्य जुड़ाव की कड़ी है। भारतीय राजाओं एवं शासकों ने कुशल नर्तकों, गायकों, नाट्य कलाकारों को संरक्षण देकर प्रस्तुति कलाओं को आगे बढ़ाया था। देखो जो भारत के जो भी राजा हुए हैं, जो भी महाराजा शासक हुए, उन जो भी कुशल नर्तक थे, जो अच्छे नृत्य करने वाले थे, अच्छे गायक थे, अच्छे नाटक कलाकार थे, उनको उन्होंने संरक्षण दिया अपने राज्य में, उनको है ना रहने की जगह दी, उनको आगे प्रोत्साहित किया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया है। साथ ही स्थानीय स्तरों पर भी लोक जनमानस में भी प्रस्तुति कलाओं का विकास हुआ। तो स्थानीय स्तर पर भी क्या हुआ, जो लोक जनमानस लोगों के मानस के अंदर भी उन कलाओं का उन्होंने क्या किया, विकास किया। तो अपन देखते हैं कि देखो अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि जब भी दशहरा वगैरह आता था, आज तो बड़े बड़े मंचों पर ये है ना प्रदर्शन होने लगे हैं, है ना। दशहरा आता तो गाँव में इनमें क्या होता था कि है ना 9 दिन पहले ही जो नवरात्रा होते उसमें 9 दिन पहले क्या करते थे कि है ना रामायण वगैरह की प्रस्तुतियाँ की जाती थी, है ना। तो उसमें जो रामायण जो है, रामायण के जो मुख्य पात्र है, राम है, सीता है, तो वहाँ पर कुछ कलाकार होते थे, वो रामलीला करते थे, कृष्ण लीला करते थे, तो रामलीला करते थे। उसके बाद में दशहरे के दिन है ना जो इसमें ना रावण को जो है जलाया जाता था। तो इस तरह से वो कुछ प्रस्तुतियाँ करते थे। तो उनको अभी तो राजा महाराजा का समय नहीं है, लेकिन उनको जो गांव में है जहाँ पर वो प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको संरक्षण देते थे, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था वो करवाते थे। और इस तरह से उन गाँव के लोगों का मनोरंजन होता था। और आज क्या होता है, वो बड़े बड़े मंचों पर वो होने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो विभिन्न कलाओं को जो प्रस्तुति है उनको लोगों ने भी संरक्षण दिया है। आज हम टिकट देके देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? ताकि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है। भारतीय संगीत कला का इतिहास। भारत की सबसे प्राचीन लोकप्रिय कला संगीत कला रही है। संगीत का प्रारंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से हुआ है, जहाँ से नृत्य कला की मुद्रा में एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता में एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य कब किया जाएगा? जब कोई संगीत होगा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर उसी समय संगीत कला का विकास हो गया था। वैदिक युग में संगीत ने समाज में स्थान बना लिया। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया। ऋग्वेद में जो है प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वेद है, उस समय आर्यों का आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन का साधन किसको बताया गया? संगीत को। सामवेद को संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो जो हमारे 4 ग्रंथ है उनमें जो सामवेद है ना, सामवेद को संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि सामवेद को लिखा ही संगीत के रूप में गया है ना। जिसे उच्च दृष्टि से 3 तथा संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख है। सामवेद संसार का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ है। तो सामवेद तो क्या बताया गया है? संसार का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ बताया गया है। रामायण महाकाव्य में जो रामायण महाकाव्य है उसके अंदर भेरी, दुदंबी, वीणा व मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्रों तथा महाभारत में कृष्ण की जादुई बांसुरी से सभी परिचित है। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विराट की कन्या उत्तरा को संगीत नृत्य सिखाने हेतु वृहन्नाल का रूप धारण किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 6 अध्यायों में भरत मुनि ने संगीत पर चर्चा की है। मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ वृद्धदेशी में रागों का पहली बार नामकरण एवं उन पर विस्तृत चर्चा की गई। तो देखो आपको ये याद रखना है, मतंग मुनि उनकी जो रचित ग्रंथ है वृद्धदेशी, उसमें पहली बार रागों का
जो है नामकरण किया गया और उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं एक कुशल वीणा वादक या संगीतकार थे। तो आपने देखा होगा गुप्त सम्राट के बारे में पढ़ा हो, तो जो समुद्रगुप्त है, गुप्त सम्राट का जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त है वो स्वयं वीणा बजाते थे, है ना, और उनको वीणा वादक के रूप में बताया गया है और वे एक बड़े संगीतकार भी थे। गीत गोविंद ग्रंथ में जयदेव ने संगीत रागों का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। शैव नयनार एवं वैष्णव अलावरों ने अपनी कविताओं की रचना संगीत के आधार पर की। मध्यकाल में सूफी एवं भक्ति संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। सूफी खानकाओं यानी सूफी संतों के निवास स्थानों में कव्वालियाँ गाई जाती थी। तो जो सूफी संत हुए वो क्या गाते थे, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए वो कव्वालियाँ गाते थे। भक्ति संतों के कारण भक्ति संगीत कीर्तन, तो भक्ति संतों के कारण भक्ति संगीत कीर्तन व भजन लोकप्रिय हुए। कबीर, मीराबाई, सूरदास, चंडीदास, तुलसीदास, गुरु नानक इत्यादि नाम भक्ति संगीत से जुड़े हैं। अमीर खुसरो संगीत के अच्छे ज्ञाता थे जिन्होंने संगीत के विकास में योगदान दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने ध्रुवपद शैली के गायन का विकास किया। उन्होंने हिंदी में मानकुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की, जो संगीत पर हिंदी में लिखा महत्वपूर्ण प्रारंभिक ग्रंथ है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, बैजू बावरा थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, तानसेन और बैजू बावरा। 16वीं सदी में पुंडरीक विट्ठल संगीत शास्त्र के अच्छे विद्वान हुए जिन्होंने रागमाला ग्रंथ की रचना की। मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर, तो मालवा के जो प्रसिद्ध शासक कौन है, बाज बहादुर, और उनकी रानी और इसकी रानी रूपमती ने नए रागों की रचना की। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि उस समय संगीत को कितना महत्व दिया गया है। अध्ययन की सुविधा से आप भारतीय संगीत को निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत। तो पहला हम देख सकते हैं क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। दूसरा है कर्नाटक संगीत। तीसरा है क्षेत्रीय संगीत, राजस्थानी लोकगीत। तो हिंदू शास्त्रीय संगीत के बारे में हम देखेंगे कि हिंदू शास्त्रीय संगीत में क्या हुआ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियों में से एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली, जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध रही, तथा दूसरी कर्नाटक संगीत, जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है, जिसकी उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। समय के साथ उत्तर भारतीय संगीत में बदलाव आया। संगीत अब मंदिरों तक ही सीमित न रहकर राजा महाराजाओं एवं शहंशाहों के दरबारों की शोभा बन चुका था। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के निम्नलिखित रूप है। तो जो संगीत में हिंदुस्तानी शैली है उसके कुछ रूप बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ध्रुवपद। यह गायन की प्राचीनतम एवं सर्व प्रमुख शैली है। इस शैली में ईश्वर व राजाओं का प्रशस्ति गान किया गया। तो ईश्वर है, राजा है, प्रशस्ति यानी उनकी प्रशंसा की गई है। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता होती है। दूसरा है व्याख्याल। दूसरा क्या कहा जाता है, ख्याल। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय गाथा शैली मानी जाती है। तो ये क्या है, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसकी सबसे लोकप्रिय गाथा शैली मानी जाती है। ख्याल की विषय वस्तु राज प्रस्तुति, नायिका वर्णन और श्रृंगार रहा है। तीसरा है धमार, है ना। इसका गायन भारत के प्रमुख त्योहारों में से होली के अवसर पर होता है। देखो होली के अवसर पर धमाल गाया जाता है, ठीक है, चंग के साथ में, है ना, जिसमें प्राय भगवान श्री कृष्ण व गोपियों की होली खेलने का वर्णन है। अगला है चौथा ठुमरी। ये भाव प्रधान एवं चप्पल चाल का श्रृंगार प्रधान गीत है। इस शैली का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। अगला है पांचवा टप्पा। हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार गीत है। कौन सा, टप्पा। तो ये भारतीय जो हिंदुस्तानी शैली है उसके बारे में बताया गया है। अगला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ सामान्यतः एक घराने या विशिष्ट संगीत विद्या से संबंधित होते थे। तो पहले क्या है, संगीतज्ञों के घराने बोले जाते थे ना, जो संगीतज्ञ है उनको घरानों के नाम से जाना जाता था। घराना संगीतज्ञों की परंपरागत संबंधता से जुड़ा हुआ शब्द है। घराना गुरु शिष्य परंपरा से निर्धारित होते हैं, जैसे कि ग्वालियर घराना, जयपुर घराना इत्यादि। अगला है कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत अंदर भी हमने हिंदुस्तानी संगीत पढ़ा, क्योंकि संगीत को कितने भागों में बांटा गया है ना। भारतीय संगीत को 3 भागों में बांटा गया है। तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक संगीत। कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज तथा हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय सामुदायिक रूप से 3 संगीतज्ञों श्याम शास्त्री, त्यागराज व मुथुस्वामी दीक्षितार को दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कर्नाटक जो संगीत है
संगीतज्ञ कौन कौन रहे हैं, तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हें कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। पूछा जाए कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। इनका काल 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य माना जाता है। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के अन्य कलाकार है जिन्हें कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। तो पूछा जाए कर्नाटक शैली का पिता किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक शैली के विषयों में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक गायिका वर्णन तथा देशभक्ति शामिल है। कर्नाटक शैली के प्रमुख रूप वर्णन जावाली तथा तितलाना है। प्रमुख मुख्य वाद यंत्र बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम, धर्म आदि है। प्रमुख अन्य संगीतकार महावेदनाथ अय्यर, पतनम, सुब्रमण्यम अयंकर, श्रीनिवास अयंकर है। तो इसमें देखो बहुत सारे नाम दे रखे हैं। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, लेकिन अब ये नाम तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी हमें ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। अगला है, इस प्रकार भारतवर्ष में प्रस्तुति कला के रूप में संगीत का विकास हुआ। संगीत का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। प्राचीन काल में संगीत मनोरंजन का माध्यम था। तो प्राचीन काल में संगीत क्या था, एक मनोरंजन का माध्यम। विविध संगीत ग्रंथ, चित्रकार, चित्रशैली व संगीत घराना हमारी संस्कृति विरासत है। तो इस तरह से हमने इस संगीतज्ञों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से घराने हुए हैं संगीत के। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो हम देखेंगे। पहला है, कला क्या है। तो हमने कला के बारे में पढ़ा था। कला क्या है कि ये मानव मस्तिष्क का सौंदर्य विषयक विशेषताओं को प्रकट करना कला है। हमने पहली ही लाइन पढ़ी है ना, कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है। तो आप इसके उत्तर इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगला है, कला के रूप में मानव अपनी भावनाओं किन माध्यमों से व्यक्त करता है। तो कला के माध्यम से जो है मानव अपनी भावनाओं को, जैसे कि गायन है, नृत्य है, रेखा चित्र है, चित्रकला है ना, अभिनय है, मूर्ति कला के माध्यम से अपने वो क्या है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे किसी को दुख होता है तो दुख भरे गीत गाने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपनी भावना को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 3 है, किस वेद को संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो हमने पढ़ा था कि सामवेद। सामवेद को संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, मृदंग मुनि का परिचय दीजिए। तो अभी मैंने अंडरलाइन भी करवाया था कि मृदंग मुनि क्या है, वो बड़ा बहुत मोस्ट है ना। तो मृदंग मुनि ने वृहदेशी ग्रंथ की रचना की जिसमें रागों का पहली बार नामकरण हुआ था। 5वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत की विविध शैलियों के नाम लिखिए। तो अपने जो विविध शैली अभी अपने पढ़ी है, जैसे कि ध्रुपद है, ख्याल है, धमाल है, ठुमरी है, व टप्पा है ना, ये क्या है, संगीत की विविध शैलियाँ है जो कि हिंदुस्तानी संगीत की है। 6वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय किन संगीतकारों को दिया जाता है। तो मैंने बताया कि 3 नाम आपको याद रखने हैं, जैसे श्याम शास्त्री है, त्यागराज व मुत्तुस्वामी दीक्षितार है। प्रश्न संख्या 7 है, कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है। तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे संगीत के बारे में जो जानकारी है इसमें ख़त्म होती है। अगला पॉइंट है भारत में नृत्य। तो देखो ये वीडियो ऑलरेडी पौने 1 घंटे का बन चुका है ना, पार्ट बहुत लंबे हैं, है ना। तो ये 4 पार्टों में जो 4 पार्ट इसके बनेंगे, हम 4 भागों में इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, है ना, वरना आप भी बोरिंग हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी बड़े चैप्टर है, जो कुछ हार्ड चीज़ें होती है, कठिन होती है, उसको हम थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में याद करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, वैसे तो विशेषकर क्या है, जो ये छोटे छोटे प्रश्न आए हैं ना, आप उनको भी याद कर लोगे ना, तो क्या होगा कि आपके एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप छोटे छोटे प्रश्नों को तो आपको विशेषकर याद करना है ना। तो अब क्या करते हैं, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। उससे पहले आपको यह करना है कि जो भी आपके साथी हैं, जो भी इस विषय को पढ़ रहे हैं या ओपन से एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से, वो कक्षा 10 की है, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक करो। आपके पास किताबें हैं तो आप किताबें से भी पढ़ो, है ना। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओपन के स्टूडेंट को इतने पढ़ाने वाले नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक मुहिम है कि बच्चे पढ़े और उनको ये समझ में आए हैं, है ना। अगर आपको देखो, मेरी कई बार बच्चे भी कमेंट करते हैं कि मैडम आप बहुत तेज़ स्पीड से पढ़ाते हो। अब करूँ क्या, थोड़ी आदत में भी है, थोड़ा सुधार हो रहा है। तो ऐसा आपको लगता है तो देखो, स्पीड को कम करने का ऑप्शन भी आपके होता है। जिस तरह से जहाँ पर जाके आप अपना जो विजुअलाइजेशन करते हो ना, 240 या 360 पे करते हो, तो वहाँ पर एक स्पीड कम करने का भी आता है। तो वहाँ पर स्पीड थोड़ा कम कर लिया करो। कोशिश मेरी रहेगी कि धीरे पढ़ाऊँ, लेकिन इतने बड़े बड़े पार्ट है, वरना आपके 5 या 6 पार्ट बन जाएंगे एक ही पार्ट के। फिर आपको देखने में जोर आएगा, देखते लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा पार्ट है, मैं तो नहीं पढ़ूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, कोशिश रहेगी मेरी कि आपको ये सारे पार्ट धीरे धीरे मैं करवा दूँ,
है ना। क्योंकि अब की बार मैंने बहुत दिनों के बाद में वीडियो डाला है। बच्चे कहते हैं मैडम वीडियो नहीं डालते हो आप तो, या वीडियो है ना और से 7 पार्ट डालो, क्योंकि मेरी खुद की एग्ज़ाम चलती रहती है, जो एग्ज़ाम वगैरह खुद तैयारी करती हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। तो कोशिश है कि आपको मैं सारा चैप्टर करवा दूँ, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर जो है आपके उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हालांकि साथ साथ में जो आप इन पाठों के प्रश्न भी आप याद कर लोगे ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर पाठ के अंदर जो हर पैराग्राफ को पढ़ाया है, उस पैराग्राफ में छोटे छोटे प्रश्न बनाए हुए, अगर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन सारे याद हो गए तो आपके बड़े क्वेश्चन आराम से याद हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।